नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी अनाउंस हो गई हैं, उसी सीरीज में हमारी क्लासेस चल रही हैं। एक क्लास आपका जीएस और जीके सेक्शन जो 20 क्वेश्चन आपके आएंगे उसके रिगार्डिंग एक क्लास हो चुकी है इकोनॉमिक्स की। उसमें हमने इंट्रोडक्शन जो वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के, वो सारी चीजें हमने बात की। आज उसी सीरीज में हमारी दूसरी क्लास है। तो इस दूसरी क्लास में इकोनॉमिक्स की में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, खासकर वो चीजें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये हमें देखना है। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले भाई दोस्त देखेंगे हम बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में है। अगर इसकी हम बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था चलती रही है, लेकिन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक बैंक आया था जो बाद में खत्म भी हो गया, फेल हो गया था। वहां से हमारी शुरुआत होती है। और एक अवध कमर्शियल बैंक भी आई थी, वो पहली कमर्शियल बैंक थी भारत की। ठीक है, आगे चलकर वो भी बंद हो जाती है। कहानी कुछ शुरू होती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, तो उसी टाइम पर देश में एक आरबीआई बनती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनती है। ठीक है, तो भारत में आरबीआई की स्थापना होती है। तो हम यहां बात करेंगे आरबीआई की। अब देखो, अब सवाल ये आएगा कि भैया आरबीआई है क्या। तो देखो, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, और जो क्या करता है उस देश में पूरी मनी मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने का काम करता है, मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक उसी दिशा में भारत का भी एक सेंट्रल बैंक है आज की डेट में, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। पर क्या पता है आरबीआई कब बना, किसने बनाया, भारत सरकार के अधीन कब आया? तो वो सारी चीजें हम जानेंगे इसमें। देखो, एक एक्ट पास हुआ था, एक कानून पास हुआ था, जिसे कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। एक आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ। इस एक्ट के आधार पर ही इस एक्ट के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को 1935 को कलकत्ता में 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना हो जाती है। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड एक कमीशन का नाम आपको याद रखना है, जिनकी सिफारिश पर यह हुआ। तो ध्यान रखना, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना से संबंधित कौन सा कमिटी या कमीशन या आयोग है, तो हिल्टन यंग कमीशन आयोग है। और बाकी किस कानून के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है? आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। चलो जी, ये बात कर ली। अब शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ये आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में होती है। दैट मीन्स आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? कलकत्ता में ही है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? कलकत्ता में है। तो ये तो बात हो गई 1935 की। ठीक है जी, ये देख लिया हमने 1935। अब इसी सीरीज में आगे बढ़े तो ठीक 2 साल बाद 1937 में क्या होता है? 1937 में क्या होता है? 1937 में ये जो आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था ना दोस्त, आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर
शिफ्टेड टू, कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है? शिफ्टेड टू मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है? मुंबई। मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। बहुत बढ़िया जी। 1937 के बाद एक और चेन आती है इसी सीरीज में, और वो है डेट ईयर 1949, 1949। 1949 को क्या होता है? आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। आरबीआई का क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण। यानी कि अब आरबीआई भारत सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। तो किसी भी प्राइवेट संपत्ति का सरकारी हो जाना मतलब राष्ट्रीयकरण हो जाना, और इसी का अपोजिट किसी सरकारी संपत्ति का प्राइवेट में बदल जाना यानी कि निजीकरण हो जाना। ठीक है, समझ गए? तो 1 जनवरी 1949 को होता है, डेट याद रखेंगे, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है और ये भारत की बैंक बन जाती है। आगे बात करें, आरबीआई में अहम भूमिका में होते हैं, एक होता है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई की अहम भूमिका में है, जैसे आज के हिसाब से बात करें हम तो आरबीआई का गवर्नर हो गया, प्लस आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में क्या होता है? 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। अब अगर पूछा जाए आपसे कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? आरबीआई आरबीआई फर्स्ट गवर्नर। तो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लास में मैंने आपको बताया है। आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर है जी सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर है। फिर पूछा जाए आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, यानी कि भारतीय व्यक्ति कब गवर्नर बना? तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है? वो है सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख, ये इंडियन गवर्नर है। ठीक है जी। एक और चीज देखें, अगर पूछा जाए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर, यानी कि आज कौन है आरबीआई के गवर्नर, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे, लेकिन अभी कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर? अब हम बात करें आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर अभी कौन है, तो ध्यान रखो, एक तो डॉक्टर पूनम गुप्ता है। डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये आरबीआई की अभी डेप्यूटी गवर्नर है। दूसरा दूसरा कौन है? तो दूसरे में याद रखेंगे टी रविशंकर। टी रविशंकर, और उसके बाद स्वामीनाथन जे। स्वामीनाथन जे, और फिर एस चंद्र मुर्मू। तो ये आरबीआई के वर्तमान में प्रेजेंट में 4 गवर्नर हैं, ध्यान रखेंगे आप। आरबीआई के वर्तमान में 4 गवर्नर हैं। क्लियर है इतना बात? चलो आगे चलें। अब हम देखते हैं आरबीआई काम क्या करती है भाई। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई,
तो दोस्त आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखना, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। आरबीआई क्या है? बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का भी बैंक होता है आरबीआई। दूसरा, आरबीआई मैनेज फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको मैनेज करने का काम भी आरबीआई का है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व का मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, जो दूसरे देश की मुद्रा होती है, भारत में आती है व्यापार के जरिए, उसकी भी मैनेजमेंट यही देखता है, विदेशी मुद्रा भंडार। अब हमें विदेशी मुद्रा भंडार जैसे डॉलर, तो डॉलर की जरूरत कब पड़ती है? जब हम दूसरे देश से कोई इंपोर्ट करेंगे, सामान मंगाएंगे, तो हमें पेमेंट डॉलर में करना होता है, रुपए में नहीं लेता कोई। ठीक है, तो डॉलर उसके लिए हमारे पास होना चाहिए। अगर डॉलर नहीं होगा तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे जरूरत का सामान। ठीक है, 1991 में ऐसा ही हुआ था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, आर्थिक संकट आया था, डॉलर खत्म हो रहा था, तो इंपोर्ट नहीं कर पाते हम ज्यादा दिनों तक। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने सिचुएशन संभाल ली और कर्ज लाकर देश को संभाला, गड्ढे से निकाला। लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स आ गई थी, क्योंकि वो शर्त थी, एलपीजी रिफॉर्म्स हम ले आए, तभी हमें कर्ज मिला, ओपन इकोनॉमी कर दी हमने अपनी क्लोज से। तीसरा काम है बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करती है। जैसे हमारे खाते को मैनेज कौन करता है? बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये यही हमारे खाते को मैनेज करती है, अकाउंट को। लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ, आरबीआई प्रिंट करेंसी, आरबीआई प्रिंट करेंसी इन इंडिया, आरबीआई प्रिंट करेंसी इन इंडिया। आरबीआई भारत में करेंसी प्रिंट करने का काम करती है। यहां पे बस चीजें याद रखनी है आपको। करेंसी प्रिंट की जब बात आए तो देखो, करेंसी दो प्रकार की है हमारे यहाँ, एक तो नोट होते हैं और एक होते हैं सिक्के। एक तो होते हैं नोट और दूसरे होते हैं सिक्के। तो ध्यान रखना दोस्त, जो 2 रुपए का नोट है, ₹2, 2 रुपए का नोट प्लस इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं, इन्हें तो बनाता है आरबीआई, इन्हें तो बनाता है आरबीआई, आरबीआई छापता है। और 1 रुपए का कागज का नोट प्लस सभी सिक्के, कॉइन्स, इनको कौन बनाता है? इनको बनाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको बनाती है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इतनी चीज याद रखनी है। अब ये जो 2 रुपए का नोट है और उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं, इन पर साइन किसके होते हैं? तो इस पे साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। नोट पे आपने नीचे देखा होगा, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। और सिक्के पर तो कोई साइन नहीं होते, लेकिन 1 रुपए के नोट पर साइन होते हैं किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वित्त सचिव, वित्त सचिव कहते हैं इसको, आईएएस होता है, इसके साइन होते हैं। याद रखेंगे। हम कानून के अनुसार 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकते हैं, 10,000 तक का नोट छाप सकते हैं और 1,000 तक का सिक्का बना सकते हैं, सिक्का बना सकते हैं इंडियन कॉइनेज एक्ट के अनुसार। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आई है? एक बार बता दो जल्दी से। लास्ट में देखते हैं 5, आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है? जो जितनी भी कमर्शियल बैंक भारत में काम कर रही हैं, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, इनको अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आरबीआई से मिल जाता है। आरबीआई मना नहीं करता, आरबीआई इसको निराश नहीं करता। यही बोला गया है, आरबीआई इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी कि अंतिम सहारा इन
बैंकों के लिए आरबीआई है अंतिम सहारा। जब बैंकों को कहीं से भी पैसा ना मिले तो आरबीआई दे देगा, इसे ही बोला है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अगला सिक्स्थ फंक्शन क्या है? आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ, रेगुलेट करता है, रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट इन इंडिया। आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, मौद्रिक बाजार को नियंत्रित करने का काम करता है। अब मनी मार्केट क्या होती है? जहां पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, कर्ज दिया जाता है, लोन बांटा जाता है, के जो मनी है उसका फ्लो होता है पूरे देश में। जैसे आरबीआई से पैसा आता है कमर्शियल बैंकों के पास और कमर्शियल बैंकों से पैसा आ जाता है हमारे पास। तो ये जो फ्लो हो रहा है इसको कंट्रोल करके रखती है आरबीआई, है ना? क्यों? क्योंकि आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आरबीआई देश में इन्फ्लेशन को नियंत्रित करके रखे, आरबीआई देश में इन्फ्लेशन को नियंत्रित करके रखे। ठीक है, याद रखेंगे। इसके लिए आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो इस पे सवाल बहुत आते हैं। इसके लिए आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं आरबीआई की, आरबीआई की मौद्रिक नीति कहते हैं। और ये जो मौद्रिक नीति है इसी का उपयोग करके आरबीआई बाजार में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, कब कम भेजना है कब ज्यादा भेजना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम समझ लेंगे। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? इसको बनाता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है एमपीसी के द्वारा। ठीक है, अब इस एमपीसी में होते हैं 6 सदस्य। एमपीसी में सदस्य कितने होते हैं? मेंबर्स। तो एमपीसी में मेंबर्स होते हैं दोस्त टोटल 6। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, इनमें से 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं और बाकी के जो 3 सदस्य हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है, एमपीसी की जो मीटिंग है, क्योंकि हर कुछ समय बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मार्केट को ऑब्जर्व करती है कि इन्फ्लेशन कितना है कितना नहीं, उसी बिहाफ पे जो इंटरेस्ट रेट है उनमें बदलाव करती है, तो उसके लिए मीटिंग करती है वो। तो एमपीसी की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार होती है, हर 3 महीने में एक बार होती है, एक बार होती है, यानी कि त्रैमासिक मीटिंग है ये। ठीक है, तिमाही, तिमाही मीटिंग है, तिमाही बैठक कहा जाता है इसको, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तिमाही मीटिंग होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हर 3 महीने में एक बार होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो, तो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है एमपीसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी, उस पॉलिसी में कुछ तरीके, मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। उन्हें बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोला जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी विधि बोला जाता है,
जिनका इस्तेमाल करके क्या होता है, जिनका इस्तेमाल करके आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। तो इन टूल्स के बारे में आपको याद रखना है, यहां पे ध्यान देंगे आप। मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जो जनरल टूल मैं आपको बता रहा हूं, उसमें पहला आता है बैंक रेट। उसमें क्या आएगा, पहला बैंक रेट आ जाएगा, और दूसरा है आपका सी आर आर, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसे क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक। तीसरा है आपका एसएलआर, ये भी एक टूल है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। फोर्थ है आपका रेपो रेट, रेपो रेट। फिफ्थ है आपका रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी में आएगा। फिर है आपका MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो ये तो आपको पता है, बैंक दर, बैंक दर। ये है आपका नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। ये है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। इनको समझेंगे हम, एक समझ आ जाएगा, सब आ जाएंगे, ठीक है। ये रेपो दर, ये रिवर्स रेपो दर, और ये MSF, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक, एक बार बताएं। चलो अब एक समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट समझो, जब आरबीआई, जब आरबीआई, इधर देखना, एक पार्टी है आरबीआई और इधर एक पार्टी है बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक, जो पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये सब है बैंक। जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है, जब जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है, और ये लोन आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि लंबी समय अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है आरबीआई, बैंकों को लोन देती है लंबी समय अवधि के लिए, तो लोन के बदले में जो ब्याज लेती है, इंटरेस्ट, उसे ही बैंक रेट कहते हैं। क्या समझे, तो बैंक रेट क्या है, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड्स मनी, या आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक, उसी रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। ये अभी चल रहा है बैंक रेट 5.75%, ठीक है। मैंने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, और वो बाजार को ऑब्जर्व करती है, जब उसको लगता है कि बाजार में पैसा अत्यधिक हो गया है, तो महंगाई बढ़ सकती है, तो आरबीआई बैंक रेट में बदलाव कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। अब आप समझिए मेरी बात, बैंक रेट अभी है 5.75%, यानी कि आरबीआई किसी बैंक को कर्ज देगी तो कितना ब्याज चार्ज करेगी आरबीआई, 5.75%, ठीक है। मान लो कि ये 5.75% को आरबीआई बढ़ाकर 6% कर देती, 6% कर देती है, इसका असर क्या दिखेगा कि अब आरबीआई 6% होने के बाद आरबीआई जब बैंकों को लोन देगी तो कितना ब्याज चार्ज करेगी, 6% का। पहले कितना कर रही थी, 5.75%। तो आप मुझे बताओ
इन बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेने में फायदा कब था? जब बैंक रेट 5.75% था, या अब जब 6% हो गया है? तो सीधी सी बात है, 5.75% ब्याज पर कर्ज लेना सस्ता था इनके लिए, क्योंकि कम ब्याज देना होता। लेकिन अब बढ़ा दिया है, 6 कर दिया है, तो अब 6 देना पड़ेगा। यानी कि बैंक रेट बढ़ाने पर क्या होता है, बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला जो कर्ज है वो महंगा हो जाता है, कर्ज महंगा हो जाता है। अब सीधी सी बात ये बताओ, जब आरबीआई महंगा कर्ज देगी बैंकों को, तो बैंकों से हम लेने जाते हैं कर्ज, तो बैंकों से कौन लेगा? भारत के लोग, पीपल। तो इन्हें भी तो महंगा मिलेगा। मान लो आरबीआई बैंक को दे रही है 6% पे, तो बैंक अपना मुनाफा ऐड कर देगी 2% का, और हमें कितने पे देगी? 8% पे। समझ गए? और यही अगर आरबीआई ने बैंक रेट नहीं बढ़ाया होता और इतना ही रहता, तो बैंक को कितने पे मिलता फिर? 5.75%, और इसी में 2 ऐड करके हमें भी यहां मिल जाता 7.75% पे, तो हमें भी सस्ता मिल जाता। तो ध्यान रखना, जब आरबीआई को लगता है कि देश में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, इससे ये डिमांड बढ़ा रहे हैं सामान की और महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो आरबीआई का मकसद होता है कि अब बाजार में जो पैसा जा रहा है उसे कैसे भी कंट्रोल करो, रोको। ज्यादा और चला गया बाजार में पैसा तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो उसी सिलसिले में आरबीआई डिसीजन लेती है कि बैंक रेट बढ़ा दो। बैंक रेट बढ़ा देंगे तो बैंक जो है कम पैसा लेने आएंगे, लोन कम मांगेंगे आरबीआई से, क्योंकि महंगा हो गया है। और जब बैंक कम मांगेंगे तो बैंकों से हम भी कम लेने जाएंगे। या यूं कहें, अगर कर्ज महंगा हो गया तो हम लोग कम लोन लेंगे बैंकों से, और जब बैंकों से हम लोन लेंगे ही नहीं तो बैंक आरबीआई से लोन लेकर क्या करेगा? उसे रख के तो बैठेगा नहीं, उसे तो मुनाफा कमाना होता है। तो ध्यान रखना, जब महंगाई बढ़ती है देश में, तब आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा? बाजार में मिलने वाला लोन महंगा हो जाता है, और लोन महंगा हुआ तो जो लोग हैं वो डिनाई करते हैं लोन लेने से, सोचते हैं आगे ले लेंगे, अभी महंगा है। तो इस हिसाब से बाजार में पैसा जाने का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और इसका असर हमें धीरे धीरे दिखता है। ठीक है दोस्त, तो ये हमने बात की। ऐसे ही है सब, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।